खुदावंद यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में आपकी सलामती हो। नाजरीन, BTL TV के साथ आपकी होस्ट आपको खुशामदीद कहती है। आज हम कराची में मैरियट होटल में होने वाली खुदावंद यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में आपकी सलामती हो। नाजरीन, BTL TV के साथ आपकी होस्ट आपको खुशामदीद कहती है। आज हम कराची में मैरियट होटल में होने वाली 5th नेशनल जुडिशरी कॉन्फ्रेंस को कवर करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिए और खुदावंद यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में आपकी सलामती हो। नाजरीन, BTL TV के साथ आपकी होस्ट आपको खुशामदीद कहती है। आज हम कराची में मैरियट होटल में होने वाली 5th नेशनल जुडिशरी कॉन्फ्रेंस को कवर करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिए और देखते हैं कि आज की इस जुडिशरी कॉन्फ्रेंस में क्या क्या ऐलानात होने जा रहे हैं, किन किन मसाइल पर बात हो रही है। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए BTL TV। ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पे छांव तलाश करना। ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पे छांव तलाश करना, और खड़े भी होना तो दलदलों पे, फिर अपने पांव तलाश करना। निकल के शहरों में चले भी आना, चमकते ख्वाबों को साथ लेकर। निकल के शहरों में चले भी आना, चमकते ख्वाबों को साथ लेकर। बुलंद वाला इमारतों में फिर अपने गांव तलाश करना। आखिर में सिर्फ एक बात कहते हुए अपनी जगह लूंगा, और मुर्तजा वहाब से मेरा एक दिली रिश्ता भी है। वो मेरा छोटा भाई है। उसने हमेशा लीगल फर्टिलिटी के लिए काम किया है, और यकीन जाने कि उसने दिल से लोगों के लिए काम किया है और इस फर्टिलिटी के लिए काम किया है। तो बड़े भाई की हैसियत से मैं दुआ भी देता हूँ, और मैं बहुत खुश भी होता हूँ जब इनकी बातें आती हैं, तारीफें होती हैं, तो बहुत खुशी होती है। आखिर में क्योंकि मैंने एक शेर पढ़ा, तो मैं एक शेर आखिर में फिर पढ़ के अपनी जगह लूंगा। और ये शेर शेख अयास का है कि सच वलो लोहारी आहे रोजे अजल खां पकड़ियो वियो हुआ। सच वलो लोहारी आहे रोजे अजल खां पकड़ियो वियो हुआ। जंजीरुन में जकड़ियो वियो हुआ। गोले गोले मारियो वियो हुआ। तेल कढ़ाई काढ़ियो वियो हुआ। घाणी में पीढ़ायो वियो हुआ। हा पर रहंदी आई उनजी रीत अभागी। जंहिंजे मन में घाट हणे थो उनजो सारो चैन खणे थो। अॼु मूं वटि महिमान बणियो आहे, छा मां ही सोचियो आहे कैसा मुंहिंजी यारी आहे, सच वॾो लोहारी आहे। थैंक यू वेरी मच। खिताब कर रहे थे हमारे बोर्ड, हमारे एडवाइज़र जनाब प्रोफेसर GN कुरैशी साहब, जो कि यहाँ पर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, हमदर्द यूनिवर्सिटी, ज़ैबुल यूनिवर्सिटी, और सबसे अच्छी बात यह है कि दीवान यूनिवर्सिटी भी आज हमारा स्टेक होल्डर बन रहा है। और 4:30 बजे उनके वाइस चांसलर साहब आज एक अहम ऐलान कर रहे हैं लीगल एजुकेशन का। हम शुक्रगुजार हैं फॉर्मर जस्टिस अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान फॉर्मर जनाब अनवर मंसूर साहब का, जिन्होंने डिजिटल लॉ एकेडमी को भी लॉन्च किया। मैं दिल की गहराइयों से बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हमारे बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी मुझे कहा है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमने हर फील्ड के लोगों को आगे लाना है। और आज का दिन मैं डेडिकेट करूंगा अपनी बड़ी बहन मोहतरमा फौजिया वहाब सिद्दीकी, जो आज भी जिंदा है, आज भी इस हॉल में मौजूद हैं। आज भी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर इस हॉल में मौजूद हैं, क्योंकि ये लोग वो सैपलिंग, इन्होंने वो काम किए हैं कि जो आज तक जिंदा है मुर्तज़ा वहाब साहब की शक्ल में। और मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का फ़ख्र है। मैं चाहता हूँ कि हमारे बैरिस्टर उमर सोमरो साहब भी 2 अल्फाज कह के आज के प्रोग्राम को बाकायदा अपना की नोट के हवाले से जो कहना चाहते हैं। बैरिस्टर उमर सोमरो भरपूर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जस्टिस कमरुद्दीन बोहरा साहब, अस्सलाम वालेकुम, मेरे भाई मुर्तज़ा साहब जिनके साथ काफ़ी मुकदमे भी चलाए हैं। आई एम वेरी प्राउड टू सी कि आप जिस मुकाम पे आप पहुँचे हैं, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। और पहले कभी मौका नहीं मिला आपको ये कहने का, पर आई थिंक आप और आपकी टीम ने सिंगल हैंडेडली जो कोविड में रिस्पॉन्स दिया था इस शहर, इस सूबे और इस मुल्क के लिए, I think you and your team were leading us in the right direction before many other countries there. Or I think I owe, and my family also owes you a debt of gratitude. बड़ी कोशिश की थी कि मैं आपको फ़ोन करके पर्सनली थैंक करूँगा, but I did send some messages to you. मेरे दूसरे भाई जो फिलहाल पे आज बैठे हैं, भाइयों बहनों, लॉ अंडर ग्रेजुएट्स, लॉयर्स, गेस्ट, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी पहली अटेंडेंस है at this judicial conference, but I hope it's not the last one. कुछ अरसा मैंने भी पढ़ाया है और कुछ 20 साल प्रैक्टिस की है। I have taught at हमदर्द, NSM and Zabist, and जितना joy I think young students के साथ interaction में मिलता है, जिससे अपनी knowledge भी पुख्ता होती है, and I think one gets to sit on the pulse of what young people and students are thinking. So I hope ऐसी जुडिशल कॉन्फ्रेंसेस में हम ना सिर्फ यंग लॉयर्स को इंस्पायर कर सकेंगे, लेकिन जो सीनियर प्रैक्टिशनर्स हैं और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके आपस में जो इंटरफेस होगा, हम कानून की नॉलेज एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ट्रेनिंग मिस्टर वहाब साहब ज़रा बेहतर कर सकेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रिविलेज्ड होते हैं, जो आला तालीम में जिनको थोड़ी एज मिल जाती है, उनमें मैं भी हूँ और मेरे भाई वहाब साहब भी हैं जो बैरिस्ट्री करके आ सके। मेरे ख्याल है हम पे एक मॉरल और एक एथिकल ड्यूटी होती है कि जो हम नॉलेज और तजुर्बा सीखते हैं, हासिल करते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करें और इम्पार्ट करें। वन वे इज़ थ्रू टीचिंग, but I think a more effective way is constant professional training. जो हमारे advocates हैं, उनको basic equipment of training, drafting, pleading, art of advocacy, अगर वो हम as advocates through these judicial conferences, अगर उसका कोई platform, उसका कोई road map बना सकें, तो I think हम बहुत कुछ अचीव कर सकेंगे। इन अल्फाज के साथ I thank all of you. जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे पाकिस्तान में डिजिटल लॉ एकेडमी और दीगर हवाले से कुछ 12 यूनिवर्सिटीज़ ने जस्टिस हेल्पलाइन के साथ मेमोरेंडम साइन किया, लेकिन हमदर्द यूनिवर्सिटी और मोहतरमा सादिया राशिद जो हमारी चांसलर हमदर्द यूनिवर्सिटी, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहला मेमोरेंडम जस्टिस हेल्पलाइन से जो साइन हुआ वो हमदर्द यूनिवर्सिटी के साथ साइन हुआ। और मुर्तज़ा वहाब साहब, मेरे लिए बड़ा ऑनर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कम्युनिटी वर्क कर रहे होते हैं, जब आप गली गली और डोर टू डोर जाके लोगों की कंडोलेंस कर रहे होते हैं। आपने डिस्ट्रिक्ट साउथ से लेके सिंध के तमाम शहरों में जो आपने कैंपेन चलाई, ये हमारा सर जो आपने बुलंद किया, आपने हमें मायूस नहीं होने दिया मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने हमें कहीं हमें बार को लेट डाउन होने नहीं दिया, आपने कहीं गुस्सा नहीं दिखाया। ये है तरबियत हमारे फैमिलीज़ की, ये है हमारी वैल्यूज़। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुर्तज़ा वहाब स्टेज पे बैठे, मैं इनके बगैर भी, इनके नहीं होते तब भी मैं ये कहता हूँ कि काम करने वाले के लिए रास्ते बहुत हैं। इन्होंने कभी भी कंट्रोवर्सी की बात नहीं की, जब भी बात की कराची की, सूबे सिंध की, पाकिस्तान की लोगों की वेलफेयर की बात की। और इस बात को हमारा जो जस्टिस हेल्पलाइन का बोर्ड ऑफ पेट्रोल है, जिसके हमारे मेंबर जस्टिस कमरुद्दीन बोहरा पाकिस्तान के पहले PhD लॉ हैं, वो इस बात का अदा कर चुके हैं और वो कुछ उम्मीदें भी रखते हैं आज के जुडिशल कॉन्फ्रेंस के हवाले से, क्योंकि जो रिकमेंडेशन बनाई जाएगी वो फेडरल लॉ मिनिस्ट्री इस्लामाबाद में जा रही है। और अभी सुप्रीम कोर्ट लॉ एंड जस्टिस कमीशन, जिसके चेयरमैन चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर हिमावान साहब, वो भी इस प्रोग्राम के साथ साथ यही तकरीब सेम इस्लामाबाद में भी हम तकरीब मुनक्किद कर रहे हैं, जो कि इसका पार्ट 2 होगा। फिर पंजाब में भी हम कर रहे हैं, तो ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। आप सबकी भरपूर तालियों में जस्टिस रिटायर्ड कमरुद्दीन बोहरा साहब, हमारे उस्ताद, बाकायदा एहतराम
जनाब जस्टिस बोरा साहब तशरीफ। मेरे पास तो नई दिन से आ रहा है, वो आ रही है दवाई वही आ रही है माइक के पास जाती साइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैरिस्टर वहाब साहब, बैरिस्टर उमर समरो साहब, नदीम साहब, रेस्पेक्टेबल गेस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी हुई इससे पहले चले मैं सबसे पहले तो मुबारकबादी देती हूँ नदीम साहब को और उनकी टीम को जिसके 5th लॉ कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने की। मुझे भी इत्तेफाक रहा है कि इससे पहले वाली चारों को मैंने अटेंड किया है, पार्टिसिपेट किया है। ये इनकी सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस नहीं बल्कि अब तो मैं इनको ये कहूँ कि नाउ इज़ बिकम अ मास्टर ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। सिर्फ लॉ कॉन्फ्रेंस नहीं की इन्होंने, लॉ स्टूडेंट्स की कॉन्फ्रेंसेस है, वुमेन लॉ कॉन्फ्रेंसेस है। बेपनाह इस 3-4 साल से मैं इन्हें देख रहा हूँ कि ये जो बेसिक इश्यूज हैं उसको टेकअप कर रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी सर्विस है क्योंकि हम जो सफ़र कर रहे हैं वो सिर्फ हमारी अवेयरनेस ना होने की वजह से। और मैं ख्याल है कि ये जिस तरह से कॉन्फ्रेंसेस या सेमिनार या वर्कशॉप करते हैं और उसमें मेजॉरिटी मैंने स्टूडेंट्स की देखी है। उमर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, बैरिस्टर उमर समरो साहब ने, कि इन्होंने और वहाब साहब ने बैरिस्टरशिप की प्रिविलेज क्लास है। लकीली आई एम अ फादर ऑफ अ बैरिस्टर और मैंने अपने बेटे को जब वो बैरिस्ट्री करके आया तो उससे मैंने एक अल्फाज कहा था और वो मैंने ये कहा था, नेवर ट्रीट योरसेल्फ एज अ प्रिविलेज क्लास। आपको जो तालीम मिली है यू हैव टू सर्व इट। सेकेंडली आई एम ऑल्सो वेरी ग्लेड टू हियर फ्रॉम समरो साहब कि उन्होंने एक बात कही जो इनफैक्ट मेरा एडवांस था। उन्होंने ये बात कही कि जितनी उन्होंने तालीम एक्सपीरियंस गेन किया है, नाउ ही वांट्स टू रिटर्न टू न्यू जनरेशन। मैं एक हदीस आपको याद दिलाऊं जो मैंने समवेयर व्हेन आई वाज जस्ट एंटर्ड इन द प्रोफेशन बीइंग आई एडवोकेट, उस वक्त मैंने पढ़ी थी और वो हदीस ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ अल्लाह का हाथ सबसे पहले उस आलिम के गिरबान पे जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि हमने तुम्हें इल्म दिया, स्किल दी, आपने आगे पास ऑन की या नहीं। तो उस वक्त से दिस वॉज इन माई माइंड। मैंने 38 साल इधर जजशिप की और हमेशा ज़हन में ये रहा कि परवरदिगार कोई ऐसा मेरे लिए सिलसिला कर दे कि मैं अपने एक्सपीरियंस को रिटर्न करूं टू द न्यू जनरेशन। लकीली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी सिंस लास्ट probably 2000 से आई एम delivering lectures on different law subjects in a Federal Judicial Academy, St. Judicial Academy. I have remained as a senior faculty member there. I had the opportunity of teaching law subjects in Karachi University, Zabul University, and since last more than 3 years as the Dean of Law in Ahmedabad University. So, what I want to say कि हमें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अल्लाह ने जो मेहरबानी हम पे की है, हमें जो इल्म हासिल किया और जो हमें सोसाइटी में मिला है, नाउ वी आर सपोज टू रिटर्न। और यही एक बेहतर तरीका है, सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि टीचिंग के ज़रिए या कम से कम आप जिस फील्ड में हैं और जिसमें आपको एक्सपर्टीज है वो आप ज़रूर पास ऑन करें। वहाब साहब, आई एम वेरी हैप्पी
اور میں نے ابھی انہیں یاد بھی دلایا کہ ان کی والدہ سے میری ملاقات رہی ہے. اٹ واز مائی یوتھ ٹائم ایٹ حیدرآباد بیکاز مائی سینئر واز آلسو ان اے پیپلز پارٹی اینڈ ہی واز دا پریزیڈنٹ آف حیدرآباد ڈویژن. وہاب صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. I find him very upright person. And whenever he appeared in a TV, believe me, I used to listen to the whole program. کیونکہ ایک سبسٹنسیو اچھی بات، ریزنیبل بات کو جو دماغ کو اپیل کرے. آئی وش اللہ ان کو اور ترقی دیں اور عروج دیکھیں. With all this, I am thankful. Thank you very much. عزت و وقار جناب بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب، معزز حضرات، جس کیس کا ذکر ہمارے جسٹس سیکنڈ پریزیڈنٹ ندیم شیخ صاحب نے کیا ہے، وہ پاکستان میں سپریم کورٹ کی طرف سے منورٹیز کے لیے ایک سمجھ لیں کہ بہت بڑی سمجھ لو ایک آئین کی طرح اس کی حیثیت ہو گئی ہے، اور مسلسل صوبائی اور قومی سطح پر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ابھی تک کوششیں جاری ہیں اور جاری رہیں گی. میں سندھ حکومت کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیشہ اچھی قانون سازی کی اور اپنے شہریوں کو پروٹیکشن دینے کی کوشش کی، لیکن کچھ ضرورت ہے ہمیں فیڈرل پہ قومی سطح پہ جا کے قانون سازی کرنے کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو عدم تحفظ کا شکار ہیں وہ ہمارے پاس بچے اور خواتین ہیں. جس طریقے سے ایک عجیب سی لہر ہمارے معاشرے میں آئی ہے، تو اس معاشرے کو معاشرہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ معاشرے کی اپنی تہذیب ہوتی ہے، معاشرے کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، معاشرے کی اپنے آداب ہوتے ہیں. لہٰذا ہم ایک ہجوم کے اندر رہنا ہم نے شروع کر دیا ہے، جہاں پہ سمجھتا ہوں کہ قانون سے ہر آدمی جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ اس کو قانونی تحفظ کیسے ملے. تو میری وہاب صاحب آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ لا اینڈ جسٹس تو اپنی جگہ موجود ہے، قانون موجود ہے، انصاف موجود ہے، لیکن لا انفورسمنٹس کی طرف سے جو پریشانیاں ہیں کہ ہم اسٹریٹ سے لے کے اپنی چادر اور چار دیواری تک محفوظ نہیں ہیں، اس پہ ایک بہت صوبائی سطح پہ بھی اور قومی سطح پہ فوری طور پہ کوئی اچھا اجلاس بلا کے پاکستان کے عام شہریوں کو تحفظ دیا جائے تاکہ انصاف کی بالادستی ہو. میں کیتھولک آرٹ ایسس کی طرف سے ہز آنرنس جناب کارڈنل جوزف کوٹس کی طرف سے، ریورنڈ فادر صالح ڈیگو کی طرف سے، راشد ربانی کی کس کو دیں اس جہان فانی سے ان کے جانے پر آپ سے کنڈولنس کرتا ہوں. ہماری دلی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں. ایک بہت اچھا ساتھی آپ نے ہمیں دیا تھا جو منورٹیز کی بات سمجھتا بھی تھا اور آگے تک لے کے بھی جاتا تھا، اور ہمیں اس کے یاد دلی صدمہ ہے، اور ہم خدا سے دعا کریں کہ ان کی روح کو ہمیشہ باغ ابراہیم کی گود میں ہمیشہ آرام بخشے. اور خاص طور پر سر آپ سے پھر کہوں گا کہ جو منورٹیز کے ایشوز ہیں، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ سندھ حکومت اس کو بڑی سنجیدگی سے لیتی ہے، لیکن ایک سندھ حکومت کی ہماری کیتھولک آرٹ ڈائسس کے ساتھ ایک کوارڈینیشن کمیٹی ہونی چاہیے تاکہ ہم اور آپ اکثر مل کے جو ہمارے ساتھ بستیوں میں ہمارے ایشوز ہیں تو وہ ہم آپ سے ڈسکس کر سکیں. اور ایک اور بات جس میں ہمارے استاد میرے ساتھ بیٹھے جسٹس وورا صاحب کہ مساک مدینہ جو ہے وہ نصاب کا حصہ ہونا چاہیے. اور ہم نے جب ایجوکیشن کی بات کی کہ ایجوکیشن میں کچھ ہیٹ مٹیریل ہے جس سے پاکستان میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. آتم پرکاش صاحب بھی اپنی زندگی میں یہی بات کہتے گئے. تو سندھ حکومت نے اخلاقیات کی بک میں اضافہ کر دیا اور اخلاقیات پھر ہمیں پڑھانی شروع کر دی. تو میری گزارش یہ ہے کہ اخلاقیات کو بھی کمپلسری سبجیکٹ کریں تاکہ 9th کلاس سے بچے اخلاقیات سیکھ کے آئیں اور ہمارے معاشرے کا جو روشن چہرہ ہے، ہماری شریعت کا جو روشن چہرہ ہے، پاکستان کی تعلیم کا جو روشن چہرہ ہے، وہ صرف پوری دنیا دیکھیں کہ ہمارے پاس اتنا خوبصورت کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کا امپلیمنٹ نہ ہونا میں سمجھتا ہوں ہماری حکومتوں کے لیے بھی، ہماری صوبائی حکومت کے لیے بھی ایک چیلنج ہے. اور ہمیں اس پہ اس کو غور کرنا چاہیے اور انصاف کو اور خاص طور پہ لا انفورسمنٹس پہ اتنا مضبوط ہمیں اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے
تاکہ پاکستان کے ہر شہری کو تحفظ حاصل ہو. شکریہ. بہت شکریہ مائیکل صاحب نے بہت اچھے الفاظ میں مساک مدینہ کو جس انداز سے پیش کیا. یہ ہے پاکستان. یہاں بسنے والے اقلیتوں کے ہندو برادری کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے. اور ہمارے مرحوم انجانی دوست آتم پرکاش صاحب نے آج یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ بعد از مرگ ان کے نام سے ہم نے آج گولڈ میڈل ڈیڈیکیٹ کیا ہے. آج کے دن میں اپنے استاد, میرے کرمنل پریکٹس میں میرے جو استاد نور الدین سرکی صاحب کو بھی میں میمورائز کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا. ان کے اسکول جو وہاں پر گڑھی یاسین میں ہے, ہم لوگوں نے پورے بورڈ نے فیصلہ کیا ہے, میں اور جی این قریشی اور ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ گڑھی یاسین بھی جا رہی ہے. اور ان جس اسکول میں ہمارے استاد نور الدین سرکی صاحب نے تعلیم حاصل کی ہے, ان تمام بچوں کے لیے ہمارے پیٹرن جناب فارمر جسٹس شہاب سرکی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ان تمام بچوں کی تعلیم وہ انشاءاللہ تعالیٰ نور الدین سرکی فاؤنڈیشن برداشت کرے گی. میں چاہتا ہوں کہ شہاب سرکی, جیسے میں نے مرتضیٰ بابر کے بارے میں کہا, جو رشتہ میرا ان کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ میرے رشتے کو, میری محبت کو قائم رکھے. اور یہ ہمارا فیوچر انشاءاللہ تعالیٰ دعا دے رہا ہوں سب کی موجودگی میں, ہمارا چیئرمین سینٹ ہے یہ انشاءاللہ. اور اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ یہ بہت اچھی شخصیت ہے اور انشاءاللہ یہ بنے گی. اور یہ سارے لوگ دعا رہے گا اور آمین کہے گا اس بات پہ. اور میں اس عظیم دوست کو, پتہ نہیں لفظ تعریف اچھا نہیں ہوتا, لیکن شہاب سر کی میرا اس وقت کا دوست ہے کہ ہم کلاس 4 کلاس 5 میں پڑھتے تھے اور ہمارے بیچمیٹ بھی ہیں. یہ ہمارا فخر ہے, ہمارے دوستوں کا فخر ہے کہ ہمیں کبھی بھی لیٹ ڈاؤن ہونے نہیں دیتا. خاموشی سے مدد کرتے ہیں, خاموشی سے کام کرتے ہیں. اور جسٹس ہیلپ لائن کے جتنے پروجیکٹس ہیں, پاکستان کے 54 شہروں میں ہمارے آفیسز ہیں. اسلام آباد میں ہمارا جو یونٹ بنا ہے, شاہ بھائی نے اس میں بہت ہماری ہیلپ کی ہے. ہمارا چکوال میں ہم نے 4000 بچوں کو ایڈاپشن اسکیم کی, جو حارث امین بٹی صاحب ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں چکوال سے, ان کی خواہش پر شاہ سرکی صاحب نے وہ پروجیکٹ بھی اڈاپٹ کیا. ہمارا تیسرا جو سب سے مہنگا پروجیکٹ ہے, جس میں بہت بڑی کاسٹ ہے, وہ ہے جیل پروجیکٹ, جس پہ قیدیوں کی ویلفیئر, جو کہ مرتضیٰ باب صاحب نے بھی جب سے آئے ہیں, جب سے یہ آئے ہیں مجھے یقین ہو گیا ہے کہ منسٹری لاء نے بہت سارے انقلابی اقدام بھی اٹھائے. میں چاہتا ہوں کہ شاہ سرکی صاحب 2 الفاظ بھی بولیں اور اسٹیج کی رونق بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا دوست, میرے 20-25 سال کا دوست قاضی بشیر, جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بہت اعلیٰ عہدے کے ساتھ ساتھ پیپلز لا ریفارم کا بھی ہیڈ ہے. 2 منٹ کے لیے اسٹیج پر آ رہے ہیں قاضی بشیر صاحب. شاہ بھائی آپ اسٹیج پر آ جائیں دونوں. قاضی بشیر صاحب کے لیے بھی تالیاں. اور بہت بڑا انہوں نے کام کیا کراچی بار کے ساتھ, جو مرتضیٰ باب صاحب خود بھی بتائیں گے آپ کو. وہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے جو کراچی بار کے لیے میں پھر آپ سے شیئر کروں گا. پہلے شاہ سرکی صاحب خطاب کریں گے, ہمارے سرپرست, ہمارے دوست جناب شاہ سرکی صاحب. اور ضیاء الدین یونیورسٹی کی جو ہماری ٹیم آئی ہوئی, ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں. تمام یونیورسٹیز کے ایمبیسڈرز اپنے اپنے نام رجسٹر کروا دیں. شاہ بھائی خطاب. جسٹس قمر الدین وورا صاحب, مرتضیٰ باب, وائس پریزیڈنٹ ہمارے ہائی کورٹ بار کے ساکھ صاحب, سلیم مائیکل, قاضی بشیر, اور میرے پیارے دوست بچپن کے ندیم شیخ صاحب اور سلیم مائیکل صاحب تو ہو گئے. حارث امین بٹی, ہاں حارث امین بٹی کے لیے اسپیشل تالیاں. جو ہم کر رہے ہیں, یا میں تو نہیں کہوں گا کہ میں کر رہا ہوں, لیکن ایک ٹیم ایفرٹ ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہیں. یہ میرے والد صاحب کی جو فلسفی تھی, کر بھلا تیرا بھلا ہوگا, انسانیت کی خدمت آپ کریں تو اللہ آپ کا ساتھ دے گا, قدرت آپ کا ساتھ دے گی, اس نظریے کے لیے کر رہے ہیں. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں, کسی اور مقصد کے لیے نہیں کر رہے. اللہ راضی ہو ہم سب سے. میں اس فورم سے مرتضیٰ جو ہے میں اس کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں اور بہت اللہ اس کو ترقی دے. میرے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. وہ ایک لیڈر ہے کہ وہ اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے, اس سے ہمیں امیدیں بہت ہیں. اگر اس طرح کے قابل پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اگر اوپر آئیں گے, صحیح عہدوں پر آئیں گے, ہمیں فخر ہوگا, ہمیں خوشی ہوگی اور ہمیں ان سے امیدیں بھی ہوگی, کریں گے. مرتضیٰ صاحب, میں ایک چیز صرف ٹچ کرتا ہوا جاؤں. آج میں سٹی کورٹس گیا تھا, کچھ سول ججز اور مجسٹریٹ سے ملاقاتیں ہوئی میری, کافی عرصے بعد گیا تھا, انہیں پتہ چلا, انہوں نے پھر بلایا. ان کے کچھ 2-3 ایشوز میں آپ کو صرف ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. ڈسپینسیشن آف جسٹس ہم کہتے ہیں, رول آف لا ہم کہتے ہیں,
उसके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि उनके जजों के वकार को मजरू करती हैं। आज मैं थोड़ी सी जजों की बात करता हूँ। वकीलों की तो हम बात करते हैं, हर चीज़ करते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है, हम बार के अहदेदार हैं या हमारे दोस्त हैं, तो वकीलों के रवैयों को, हर चीज़ को हमें करना चाहिए और उनको अच्छे माहौल में प्रमोट करना चाहिए। लेकिन हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं कि कुछ जजेस जो हैं, स्पेशली सबऑर्डिनेट जुडिशरी के, वो किस मुश्किल घड़ी से, किस मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। हमने जब प्रैक्टिस शुरू की थी, जुडिशल मजिस्ट्रेट और सिविल जज का, इवन SDMs होते थे उस वक्त, ACMs होते थे, उनके चेम्बर्स, उनके कोर्ट रूम्स अच्छे खासे बड़े होते थे, वो एलिवेटेड जगह पर बैठते थे और उनके सामने जब कोई लिटिगेंट आता था तो वो एक कोर्ट का भरम, कोर्ट का वकार, इंसाफ की एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीज़ें होती थी। अब उनको डिवाइड करते करते जिस एक कमरे में SDM बैठता था, उस एक कमरे में इस वक्त 5-5, 6-6 जुडिशल मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं। कुर्सी तक उनके पास प्रॉपर बैठने के लिए नहीं है, उनके पास लैपटॉप नहीं है कि वो एक्सेस करें। मैंने उनसे पूछा आप रिसर्च कैसे करते हैं, क्या करते हैं? कहते DJ साहब के पास लाइब्रेरी है, DJ साहब के पास कंप्यूटर है, जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम वहाँ जाते हैं। एक तो इस इशू को काइंडली जो है, क्योंकि जब माहौल जब तक लोअर जुडिशरी का बेहतर नहीं होगा तो वो जजेस का फ्रस्ट्रेशन भी अपनी जगह पे होगा और लिटिगेंट्स जो आएंगे एक्सपेक्ट करते हुए कि ये कोर्ट है, कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा, एक जज का भरम होगा, उसके ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसकी इज्जत में कमी आती है, बहुत फर्क पड़ता है। पुलिस भी जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट या किसी का ऑर्डर बोलती है, अरे छोड़ो यार मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैजिस्ट्रेट, सिविल जजेस, ये भी जज है, हमारा फर्ज है उनकी इज्जत करना। अगर हम जजेस की इज्जत नहीं करेंगे तो आप यकीन करें ना हमारी इज्जत होगी, ना इंसाफ की इज्जत होगी और ना इंसाफ मिलेगा। तो ये वकीलों से भी गुजारिश है, सिंध गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी उनकी फिजिकल फैसिलिटीज़ के लिए कम से कम उस हवाले से कुछ न कुछ किया जाए, उनका कुछ तदारुक किया जाए, उनको बेसिक जो उनकी ज़रूरियात है उनके वकार के लिए, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए कम से कम कुछ करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जब भी मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ, किसी भी इस्लामाबाद बार जाता हूँ, किसी भी बार में जाता हूँ, मुझसे मेरे दोस्त शाह सर की का लोग बहुत पूछते हैं, अरे यार शाह सर की साहब कौन है? मैंने कहा बस आप जब नाम ले रहे हैं तो आप पहचान लें कि आपको कैसे पता है। तो शाह भाई जो बात करते हैं, ये जुडिशल कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात नंबर 1 इंशाअल्लाह ताला ये हमारी प्रायोरिटी होगी, इंशाअल्लाह हमारी तरजीहात में शामिल होगी। और मेरी अब चूँकि मैंने ऐसे कमिटमेंट ली थी मुर्तज़ा भाई से और मैं उस पर थोड़ा सा लेट भी हो रहा हूँ, चूँकि फर्स्ट सेशन अब हमारा ख़त्म हो रहा है और फर्स्ट सेशन के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो बैरिस्टर मुर्तज़ा साहब हैं और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि मिनिस्ट्री लॉ में डॉक्टर मंसूर अब्बास नकवी साहब से हमारी बड़ी डिटेल मीटिंग हुई है। जस्टिस हेल्पलाइन के 3 बड़े टॉप प्रोजेक्ट्स हैं जो कि उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है और चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ अली शाह साहब ने हमारा जो लॉ स्टूडेंट्स क्रिकेट लीग को अपनी मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स में डायरेक्शन दे दी है कि इस प्रोजेक्ट को हर साल होना चाहिए। सिंध की धरती, मुर्तज़ा साहब इसकी तारीफ करेंगे, सिंध की धरती 5 साल से जुडिशल कॉन्फ्रेंस में मेज़बानी करती है, पूरे सिंध से, पूरे पाकिस्तान से जो दोस्त आते हैं उनको वेलकम करती है और ये रवायत रहनी चाहिए। और मैंने ये रिक्वेस्ट की है सेक्रेटरी लॉ से भी कि आप हमारे साथ ऐसा कोई जॉइंट प्रोजेक्ट करें। मलिक तार इकबाल साहब हैं, इस तरह के जो इदारे हैं इन लोगों के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर ग्रुप बना के हम शहर की सिविल सोसाइटी में और ख़ास तौर पर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, कराची बार एसोसिएशन आपके साथ है मुर्तज़ा साहब, और मैं चाहता हूँ कि आप सब की भरपूर तालियों में अपने उस दोस्त को, उस मेहरबान को, जैसे कि शाह सर के साहब ने कहा कि वो नौजवान जिन्होंने हमें कभी मायूस होने नहीं दिया। और एक बात और शाह सर के साहब ने बड़े अंदाज में कही कि हमें उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। ये भी एक बड़ा मसला है कि जब कोई अच्छा बंदा काम करता है ना तो दूसरे की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं, लेकिन वो भी तो किसका बेटा है? वो भी तो वाब सिद्दीकी साहब का बेटा है, वो भी तो फौजिया बाब का बेटा है। इंशाल्लाह आपकी बार को और आपकी कराची का बेटा है, वो फादर ऑफ सिटी नहीं है, वो नॉट फादर ऑफ सिटी, सन ऑफ सिटी। और इंशाल्लाह इस शहर का बेटा पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन करेगा। मुर्तज़ा बाब साहब, बैरिस्टर साहब तशरीफ लाएं और इजारे साहब। ऑनरेबल जस्टिस कमिटी वोरा साहब, आज की महफिल के मेज़बान नदीम शेख साहब, माइकल साहब, शाह सरकी साहब, उमर सुल्लो साहब, रेहान मलिक साहब, GN कुरैशी, कादी बशीर साहब, ऑल डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम।
बहुत सारी बातें हुई। उमर सोमरो साहब ने बड़ी इम्पोर्टेंट इशू को रेस किया कि हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रिविलेज्ड होते हैं, जिनको आला तालीम हासिल करने का मौका मिलता है, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और तालीम हासिल करके पाकिस्तान वापस आते हैं, तो ये प्रिविलेज है। बट मैं दर हकीकत ये समझता हूँ उमर साहब कि असल प्रिविलेज वो होगी जब हम एक्चुअली जो सीखी हुई चीज़ है उसको रेप्लिकेट कर सकें और हमारा जो फ्यूचर है उनको ये चीज़ें समझा सकें। जैसा कि आपने बताया कि आपने आला तालीम हासिल करने के बाद कॉलेजेस में पढ़ाया, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, ताकि आप जो आपने एक्सपोजर हासिल किया इंटरनेशनली, उस एक्सपोजर को रेप्लिकेट कर सकें, जो फ्यूचर जनरेशन ऑफ लॉयर्स है उनको ट्रेन कर सकें, उनको ग्रूम कर सकें। इसी तरह मुझे भी मौका मिला, मैं तालीम हासिल करके जब वापस आया तो बहुत सारी उम्मीदों के साथ वापस आया, इस सोच के साथ आया, और ज़माने में लॉयर्स मूवमेंट पीक पे थी, इस उम्मीद के साथ आया कि एक्चुअल डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जिसके बारे में किताबों में तो पढ़ते हैं, उसको एक्चुअली हम अचीव करने में कामयाब हो पाएंगे और शायद मैं अपनी हम्बल कैपेसिटी में किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा। वकालत भी की, SM लॉ कॉलेज में पढ़ाया, जाबिस में पढ़ाया, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो ख्वाहिशात उस तरीके से हम रेप्लिकेट नहीं कर पाए। वैसे थे वकील कह लें, वैसे थे पॉलिसी मेकर कह लें, वैसे थे उस्ताद कह लें, और उसकी वजह यह है कि शाहब सरकी साहब जो इज़्ज़त व एहतराम की बात कर रहे थे, वो आई थिंक हमारे मुआशरे से इज़्ज़त व एहतराम का अवसर ख़त्म होता जा रहा है। मैं आपका एहतराम नहीं करूँगा, आप मेरा एहतराम नहीं करेंगे, और उस लैक ऑफ रिस्पेक्ट के चक्कर में ट्रांसग्रेशन ऑफ अथॉरिटी स्टार्ट हो गई है। मैं आपके इख्तियारात लेने की कोशिश करता हूँ, मेरे इख्तियारात लेने की कोशिश करते हैं, हम दोनों मिलके किसी तीसरे के इख्तियारात लेने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ एक क्योटिक सिचुएशन है। ये सारे या तो प्रैक्टिशनर्स हैं या मुस्तकबिल के वकील हैं। मैंने जब लॉ स्कूल में पढ़ना शुरू किया तो आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे शाहब सरकी साहब की बहन शाइस्ता आपा ने पढ़ाया शुरू में, और वो पब्लिक लॉ पढ़ाती थी, और मुझे आज भी याद है मेरे पहले लेक्चर में उन्होंने कहा था कि देयर आर 3 पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट, देयर आर 3 पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। और फिर वो कनेक्ट करती थी उस लाइन को कि एक फेमस जूरिस्ट मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा था कि देयर कैन बी नो गवर्नेंस व्हेन देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर्स। द एग्जीक्यूटिव हैज टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, द लेजिस्लेचर हैज टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, द जुडिशरी हैज टू परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन। और ये 3 पिलर्स हैं जो कि रियासत को स्टेबलाइज करते हैं। रियासत जो एक इमारत है वो इन 3 पिलर्स के ऊपर रेस्ट करती है। तो अगर तीनों पिलर स्ट्रेट खड़े होंगे, अपना अपना काम करेंगे, तो इमारत मजबूत होगी। लेकिन जब वो पिलर्स स्ट्रेट नहीं खड़े होंगे, थोड़े से टेढ़े होंगे, एक दूसरे की तरफ लीन करेंगे, तो जो इमारत है वो स्टेबल नहीं रह पाएगी। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मेरी हम्बल ओपिनियन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का ही है। शाह साहब आप बात कर रहे थे लोअर जुडिशरी के लिए, मैं समझता हूँ असल वकालत होती लोअर जुडिशरी में। एक आम आदमी जिसको इंसाफ मिलना है वो तो मिलता है, जिसको ट्रायल कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसको इंसाफ मिलता है। और मैंने भी प्रैक्टिस की है, आपने भी की है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हालात हैं वो आपके सामने हैं। बट आपको ये भी पता होना चाहिए साहब कि द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट नाउ, द गवर्नमेंट डज नॉट डिसाइड द फेट ऑफ जुडिशरी। गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू कि जुडिशल फंक्शन कैसे परफॉर्म किए जाएंगे। ये कंप्लीट काम अब इफ्तिखार चौधरी साहब के कुछ फैसलों के बाद मुअज़्ज़िज़ अदलिया का है। हमें तो हुक्मनामा आता है, हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अभी मेरे पास कल फाइल आई है कि इन मुश्किल हालात में देव रिक्वेस्टेड फॉर अबाउट 300 मिलियन रुपीज़ कि जी हमें गाड़ियाँ चाहिए।
गवर्नमेंट दे देगी। एक मुश्किल हालात में हमें कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए रेस्ट हाउस की जगह चाहिए, एंड दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम। आपको पता है ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसका डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस से कोई ताल्लुक नहीं है। डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए आपको कानून चाहिए, कानून मौजूद है, कवानीन मौजूद है। आपको जजेस चाहिए, जजेस माशाल्लाह इंडिपेंडेंट मौजूद है। और जो बोरा साहब शुरू में बात कर रहे थे कि उसकी इन्फोर्समेंट के लिए आपको एग्जीक्यूटिव की सपोर्ट चाहिए, तो एग्जीक्यूटिव की सपोर्ट है वहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जुडिशरी का एहतराम करता है, उस तरीके से शायद वो रिस्पेक्ट और वो सैंक्टिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की नहीं रही है। और ये एक लम्हा फिक्रिया है हमारे मुल्क के लिए। जब तक वी विल नॉट रिस्पेक्ट ईच अदर, वी विल नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रॉब्लम्स, वी विल नॉट बी एबल टू डिस्पेंस जस्टिस। हमारे मुल्क की अदालतों में तकरीबन 18 लाख मुकदमात हैं इस वक्त पेंडिंग। ये ग्राउंड रियलिटी है। बट हम उन 18 लाख मुकदमात को हल करने के लिए, उनका फैसला करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। मैं भी सिंध असेंबली में एक MP ने सवाल पूछा कि जी बताइए 2016, 17, 18 में सिंध हाई कोर्ट में कितने केसेस फाइल हुए। जो फिगर मैंने देखा तो मैं फिगर देख के परेशान हो गया। तो सेक्रेटरी लॉ यहाँ पे आए हैं, मैंने उस पर क्वेरी रेज की कि जी कंफर्म करें हाई कोर्ट से कि ये केसेस पेंडिंग है या केसेस फाइल है, क्योंकि नंबर इतना ज़्यादा था पेंडिंग केसेस का कि मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। वो लाखों की तादाद है। 3 साल के मुकदमात की मैं बात कर रहा हूँ, 16, 17, 18। तो सेक्रेटरी लॉ ने फिर रजिस्ट्रार से कंफर्म किया, पता चला कि वो केसेस हैं जो फाइल नहीं हुए, जो पेंडिंग है इस वक्त। और यहाँ पर मैं समझता हूँ एज ए प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ, as someone who has taught law, who has studied law, practiced law, and right now having the privilege of making the policies, मैं समझता हूँ ये वो इशू है जिसको रिजॉल्व हमें करने की ज़रूरत है। जब तक हमारा अदालती निज़ाम 100% जस्टिस देने में कामयाब नहीं हो पाएगा और साल तक अदालतों में ज़ेरे इल्तवा केसेस होंगे, तो वो हम वकला के लिए भी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, हुकूमत के लिए भी है, रियासत के लिए भी। और मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पर ये वो इशू है जिस पे अब कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए कि हम सबको मिलकर बैठकर इस मामले को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। कैसे वी कैन मेक श्योर कि पाकिस्तान में एक आम आदमी को इंसाफ मिल सके, गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, उसको इंसाफ मिल सके, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पिछले 70-72 सालों में नहीं मिल पाया। मैं आप तमाम ऑर्गेनाइजर्स को इस बात की यकीन दहानी कराना चाहूँगा अपनी गवर्नमेंट के बिहाफ पे, अपनी पार्टी के बिहाफ पे, कि हम वो इंट्रोस्पेक्शन करने को तैयार हैं। हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि मामला रिजॉल्व हो ताकि आईन और कानून के मुताबिक एक आम आदमी के जो मसले मसाइल हैं वो हल हो सके। मैं शाह साहब आपको बताना चाहूँगा 2008 में हमारी गवर्नमेंट आई, 2018 में जब, तो मेरे पास एक सीनियर वकील आए, उन्होंने कहा जी वी हैव हाई होप्स फ्रॉम योर ऑफिस। कहते वी बीन ट्राइंग टू लॉबी फॉर अ मीडिएशन लॉ फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। कहते 2002 से हम कोशिश कर रहे हैं कि मीडिएशन को लाजमी करार दे दिया जाए अंडर सिविल प्रोसीजर कोड, क्योंकि अदालतों में इतना केस है, इतना वर्कलोड है कि अब इट्स नॉट पॉसिबल कि केसेस फॉर रिजॉल्व हो सके। कहते 15 साल हो गए हैं, द लेजिस्लेचर हैज नॉट रिस्पॉन्डेड।
हाँ यार वहाँ से कैमरामैन को लाना। मैंने उनको यकीन दहानी कराई, मैंने कहा जी द लेजिस्लेचर विल रिस्पॉन्ड, द एग्जीक्यूटिव विल रिस्पॉन्ड एंड अमेंडमेंट्स। और जो कैमरामैन आएगा बता दूंगा वो आपको। मैंने वो अमेंडमेंट सिंध की काबीना से और सिंध की असेंबली से अगले 30 रोज में पास करा। 2018 नवंबर में सीपीसी की सेक्शन 89A की मीडिएशन की अमेंडमेंट पास करवाई है। We are in October 2020, not a single case has been referred to mediation. The law is there, जो कि एग्जीक्यूटिव का काम था, जो लेजिस्लेचर का काम था, बट उस लॉ को यकीनी बनाने के लिए वो इन्फोर्समेंट की बात होती है ना, कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, गोरा साहब आप वाकिफ हैं, आपने 30 साल जुडिशरी में बैठे, बहुत सारे मामला हैं जो कि आप गाइडेंस के साथ हल कर सकते हैं, दोनों पार्टीज को साथ बिठा के हल किया जा सकता है। रेंट के मुकदमात हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, वो तस्वीर आप करा सकते हैं लोगों पर, बट अनफॉर्चुनेटली वो अदालत में केसेस आते हैं और अदालत में जब केसेस आते हैं वर्कलोड इतना बढ़ गया वो रिजॉल्व नहीं हो पाते। तो इस नियत के साथ हमने वो अमेंडमेंट पास की, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई। मैं आपकी कॉन्फ्रेंस के तवज्जो से इस इशू को फिर रेज करना चाहूँगा कि अगर हम इस मीडिएशन को, सिंध इज दी ओनली प्रॉब्लम जिसने लॉ पास किया है, किसी और सूबे में नहीं है। जो सपोर्ट, जो मदद आपको गवर्नमेंट की चाहिए, इस हवाले से गवर्नमेंट हाजिर है। इसके अलावा सीनियर वकला मौजूद हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, फ्यूचर लॉयर्स मौजूद हैं। आप किसी भी इशू के ऊपर कहते हैं कि देयर हैज़ टू बी लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन, देयर हैज़ टू बी ए न्यू पॉलिसी, कि अंग्रेज का बनाया कानून 100 साल पुराना हो गया है, हमें नया लॉ है। मैं सर आपको यकीन दहानी कराता हूँ एज गवर्नमेंट, एज द एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर, एज द स्पोक्समैन ऑफ गवर्नमेंट, कि जिस चीज़ पे आप लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन चाहेंगे, सिंध गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्ड एंड गेट द लॉ। क्योंकि जब लॉयर्स मूवमेंट हो रही थी तो मैं भी डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर खड़े होकर वहाँ नारे लगाते थे। मकसद यही था ना, अदल व इंसाफ। एतदार एहसन साहब की बड़ी मशहूर नज़म थी लॉयर्स मूवमेंट की, अदल बिना जमहूर ना होगा, अदल हुआ तो देश हमारा कभी भी चिकना चूर ना होगा। अदल बिना जमहूर ना होगा, अदल हुआ तो देश हमारा कभी भी चिकना चूर ना होगा। ये स्पिरिट था उस मूवमेंट का जिसको पाकिस्तानी कौम ने, जिससे एसोसिएट किया, रिलेट किया, क्योंकि हर शख्स को अदल के इशू इंसाफ का इशू नहीं मिल रहा इंसाफ। और आज उस नज़म को कहे गए 12 साल हो गए और अभी भी हम कहीं ना कहीं अदल इंसाफ ढूंढ रहे हैं। श्योर that our system provide inherent justice to a common man. पैसे वाला आदमी जस्टिस मैनेज कर लेगा शायद, उसको पुलिस भी शायद तंग नहीं करेगी, उसको इदारे तंग नहीं करेंगे, लेकिन एक आम आदमी जो है उसके मसाइल थे, मसाइल हैं, और जो सिचुएशन चल रही है लगता है ऐसा है कि वो मसाइल रहेंगे। तो मेरे ख्याल में आवर प्लेज एज पार्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस शुड बी कि we should all work towards proposing, recommending a mechanism which will dispense justice on behalf of the government, on behalf of my political party। मैं आपको ये श्योर कराता हूँ कि anything that will ensure justice for the people of this province, for the people of this country, सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो तमाम चीज़ें करके देगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज के लिए तालिब इल्मों के लिए अनाउंस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐलानात हैं लेकिन कुछ कमिटमेंट्स हैं, वो तो अब आप सबको जाना है। तो गफ्फार काकड़ साहब, आप क्या कहेंगे आज के हवाले से, और आपके क्या अशार है अपने उस दोस्त के लिए, मतलब आपके लिए जो आपकी बार का भी मेंबर है, जो आपका भाई भी है? वी आर रियली प्राउड ऑफ बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब। उनके लिए दुआ है खुदा आपको इतना उरूज दे कि आसमान भी आपकी वुसअतों पे नाज करे। इन्होंने हमारे मसाइल हल करने के लिए कराची बार के प्रेसिडेंट मुनीर अहमद मलिक साहब को बहुत ज़्यादा ने साथ दिया है और तमाम मसाइल को अच्छे तरीके से इन्होंने हर्ट किया है और यकीन दहानी कराई है। और लास्ट वीक सैटरडे को इन्होंने लॉयर्स क्लब का इनाग्रेशन किया। सर, वी हैव नो वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच। आई एम हाईली थैंकफुल और वंस अगेन खुदा आपको इतना उरूज दे कि आसमान भी आपकी वुसअतों पे नाज करे। आमीन। चीज़ तो आप भूल गए,
मुर्तज़ा वहाब साहब ने तो हमारे वकीलों की रिहाइश के लिए हमारे लिए बहुत कुछ मंसूबे तैयार किए हुए हैं, वो भी थोड़ा जिक्र होना चाहिए। जनाब। इसलिए आपको लाया हो कि आप जनाब। ग्रास रूट लेवल पर हमारी बात की पॉलिटिक्स। ऑनरेबल प्रेसिडेंट कराची बाग मुनीर अहमद मलिक साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमें बताया कि ही हैज़ गिवन अस श्योरिटी 200 एकड़ ज़मीन इंशाल्लाह कराची बाग के वकीलों को मिलेगी, 5 करोड़ रुपया इंशाल्लाह ही हैज़ कमिटेड। सर थैंक यू वेरी मच। और मज़ीद भी 15 करोड़ रुपए मिलेंगे और ये तमाम चीज़ें इन्होंने लीगल फ्रेटर्निटी की वेलफेयर के लिए दी हैं। चंद अशार जीएन कुरैशी साहब के लिखे हुए हैं, अगर सर आपकी इजाज़त से मैं पढ़ दूँ। अब फ़कत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। अब सारे गम, सारे गिले शिकवे भुला के उठो, दुश्मनी जो भी हो आपस में भुला के उठो। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, खुश्क पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओगे। कुफर दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, तुम निकल आओ अगर नाराए तकबीर के साथ। और मैं समझता हूं कि नाराए तकबीर के साथ जस्टिस हेल्पलाइन के बानी सदर मोहतरम जनाब नदीम शेख साहब निकल आए हैं और तमाम मामला रिजॉल्व होंगे और इंशाल्लाह खुशहाली होगी और मामला जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट बट इम्पार्शियल जुडिशरी। सिर्फ हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे जोर देते हैं। आई हम्बली beseech all the stakeholders to put pressure as well as impartial judiciary and rule of law, supremacy of constitution and democracy। उसके लिए बेहतरी होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा से कुछ चल रहा है। पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। मैं आज की इस तकरीब में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी मेरा छोटा भाई अब्दुल असीम जमाली साहब, जो कि मेज़बान भी हैं, और आज उनका बहुत बड़ा ग्रेसियस इवेंट है, सिंध हाई कोर्ट की तारीखी इवेंट है। जब से ये सेक्रेटरी बने, मैं चाहता हूँ स्टेज पर आ जाए असीम भाई, आप आ जाए स्टेज पर। असीम भाई हमेशा पीछे रहते हैं, शाह भाई के पेशरो हैं और शाह भाई के साथ बड़ा इनका रिश्ता है। आज का इवेंट सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बहुत खामोशी से बगैर किसी ऐलान के अपने फ्लैग के साथ डेडिकेट किया आज के इवेंट को। और अब मैं शाह सरकी साहब से कहूँगा कि मुर्तज़ा वहाब साहब को रुखसत भी करें और सिंध की धरती का रवायती तोहफा, सिंध की तोहफी का अजरक हारिस अमीन भट्टी और सनी घनश्याम साहब आ जाए स्टेज पर। और शाह सरकी और मुर्तज़ा वहाब साहब 2 मिनट की ऐलान करें जी। मैं इंतहाई अदब और एहतराम से मुल्तमस हूँ ऑनरेबल जस्टिस रिटायर्ड मोहतरम जनाब शाह सरकी साहब से, ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मोहतरम जनाब अब्दुल असीम जमाली साहब और बानी जस्टिस हेल्पलाइन मोहतरम जनाब नदीम शेख साहब से कि ऑनरेबल चीफ गेस्ट मोहतरम जनाब बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब को शील्ड पेश करें। मोहतरम जनाब सनी घनश्याम साहब एक अजरक का तोहफा पेश करने चाहते हैं। मैं इंतहाई अदब और एहतराम से मुल्तमस हूँ ऑनरेबल जस्टिस रिटायर्ड मोहतरम जनाब शहाब सरकी साहब से कि वो अजरक का तोहफा मोहतरम जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब को पेश करें, जो कि आज की इस बावक़ात और पुरवक़ात तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी हैं। वो सब 100% फ्री हैं। यूनिवर्सिटी किसी भी बच्चे से कोई पैसे नहीं लेती है। मास्टर के जितने भी प्रोग्राम हैं, चाहे वो कंप्यूटर में है, सॉफ्टवेयर में है, इलेक्ट्रॉनिक में है, मैकेनिकल में है, सिविल में है, सिर्फ 6,000 रुपये लेते हैं। आप सबसे गुजारिश है इसके अलावा नीट ऐसे बच्चे या बच्चियाँ जिनको इसके अलावा भी ज़रूरत होती है तो यूनिवर्सिटी केस टू केस उनको भी एडजस्ट करती है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मगर चलते चलते यहाँ एक साथ कुछ अशार सुना के चले गए और मुझे वो पसंद थे, तो मुझे भी एक शेर मैं आपको सुनाऊँगा
اور وہ پاکستان آج آپ سب سے، پاکستان میں جو بھی بستا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے، پاکستان پکار کے اس سے کیا کہہ رہا ہے؟ پاکستان ہم سب سے کہہ رہا ہے کچھ اپنے دل پہ زخم کھاؤ، کچھ اپنے دل پہ بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک، مجھے سہارا بنانے والوں میں لڑ کھڑایا تو کیا کروں؟ تھینک یو ویری مچ. آنریبل سیکرٹری لا محترم جناب ڈاکٹر منصور عباس رضوی صاحب سے کہ پوڈیم پہ تشریف لائیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا بزرگ و برتر کے عظیم نام سے اسٹیج پہ تشریف فرما تمام معزز مہمانان گرامی اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام معزز سامنے، السلام علیکم. تاخیر سے حاضری ہوئی اس لیے کہ میں ڈائریکٹ اس وقت بھی آفس سے اٹھ کے آیا اور ایڈوائزر فار لا صاحب سے رابطے میں تھا. میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا پہلو نہیں تھا. عزت مآب ایڈوائزر لا صاحب نے اپنی جامع اور پرمغز تقریر میں کم و بیش ہر پہلو کا احاطہ کیا اور کسی پہلو کو تشنا نہیں چھوڑا، بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی. میری خوش نصیبی کہ مجھے بھی اس تقریر کا کچھ حصہ سننے کو ملا. ایک بہت میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگے بابا ایک تقریر کا، اردو کا تقریر ہے اور اس میں عنوان ملا ہے کہ انصاف قوموں کو زندہ رکھنا. مجھے اپنا بھی اسکول کا زمانہ یاد آ گیا جب ہمیں اس طرح سے عنوانات ملا کرتے تھے. بظاہر تو یہ بچوں کو ایک ایسا موضوع تھا جو تقریر کے لیے دیا گیا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ کسی بھی عمر کا اور کسی بھی عہد کا یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے. کچھ عرصہ چونکہ میں ملازمت میں جب آیا تو بطور ڈاکٹر آیا، پھر میں نے سوئچ اوور کیا، اسسٹنٹ کمشنر بن گیا. اس وقت تک جوڈیشری اور ایگزیکٹو کی پاورز علیحدہ نہیں تھیں اور ہم نے یہاں پہ ندیم شیخ بھائی گواہیں اور آپ سب لوگ بہت سارے لوگوں سے بہت مختلف مرحلوں پہ جو ہے وہ ہمارا تعلق قائم رہا. تو کچھ عرصہ ہم نے بینچ اور بار کے تعلق میں کچھ عرصہ بینچ میں بھی گزارا. انصاف کے ساتھ ہم نے جب نئے ہم آئے تو ہم نے دو چیزیں سنی کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. انصاف میں تاخیر جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے دارو ہیں، منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں میں کھائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. میں انتہائی ادب اور احترام سے ملتمس ہوں ریورنڈ فادر آنریبل صالح ڈائگو صاحب سے کہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور ہماری رہنمائی کریں. مسٹر ندیم شیخ صاحب، میں آپ کی پوری ٹیم کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس نیشنل جوڈیشل کانفرنس کے موقع پر دعوت دی اور اس سے بڑھ کر یہ کہ کچھ کہنے کے لیے وقت بھی دیا. یقیناً یہ ایک ایسی محفل، ایک ایسی گیدرنگ ہے کہ جہاں پر ہمیشہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اس سے پہلے بھی چند اس طرح کی کانفرنسز یہاں پر اٹینڈ کی ہیں اور جب بھی واپس لوٹتے ہیں بہت کچھ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ
यहाँ सुनते हैं, सीखते हैं, किसी न किसी तरीके से अपने लोगों की लॉ के मैदान में मदद की जाए ताकि वो कुछ हमारे जरिए से जो कुछ आपने हमें दिया है कुछ सीखें और उस पर अमल पैरा हो जाए। आज भी जो कुछ अभी तक मैंने सुना है बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखा और खुदा करे कि ये सीखने का अमल हर एक के दिल में आ जाए ताकि हम जो कुछ सीखते हैं उसे अमली जामा पहनाकर अपने समाज को बेहतर खुदा का पसंदीदा समाज बना सकें। मेरी दुआएं हमेशा आप सबके साथ हैं। खुदा ताला आप सबको बहुत बरकत दे ताकि जो हमारे वतन और ख़ासकर कराची के हालात हैं उसमें यकीनन आप एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा ताला को बहुत बरकत दे। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम फैज मौजों से वो घबराया नहीं करते। हमारे स्टेज पर एक इंतहाई कादावर शख्सियत मौजूद है। मैं ज़हमत खिताब देना चाहूँगा फॉर्मर एडवोकेट जनरल से फॉर्मर जस्टिस रिटायर्ड मोहतरम जनाब ख्वाजा नवीद साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पोडियम पे तशरीफ लाएं और हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। मोहतरम जनाब ख्वाजा नवीद साहब। जस्टिस ख्वाजा नवीद साहब, जस्टिस शहाब शर्की साहब, जस्टिस कमरुद्दीन वोरा साहब और असीम जमाली जनाब लॉ सेक्रेटरी साहब, तमाम दोस्तों, मेहमानों, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज ये जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। जस्टिस हेल्पलाइन के नदीम साहब कोशिश करते रहते हैं और आज माशाल्लाह इनकी ये 5वीं कामयाब जुडिशल कॉन्फ्रेंस है और इसका एहतमाम करके ये वकला को इकट्ठा भी करते हैं। यंग वकला के लिए ये किस्म का ट्रेनिंग सेशन भी होता है और एक दूसरे से मिलने का मौका भी है और हम जैसे पुराने और सीनियर लोगों को भी मौका मिलता है कि आके आज इस मौके पर आप लोगों में फिक्स हो जाते हैं, आपके ख्यालात सुनते भी हैं और कुछ अपने ख्यालात का इजहार करते हैं जिससे कि कुछ आने वाले नए लोगों को फ़ायदा हो। मैं जब आया तो जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब जो हमारे स्पेशल असिस्टेंट हैं चीफ मिनिस्टर के लॉ पर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स पर, वो खिताब कर रहे थे और उन्होंने काफ़ी अच्छी और तवील तकरीर की और उन्होंने अपनी एफर्ट्स भी बताई कि उन्होंने किस तरह काम किया है इस सिलसिले में केसेस के क्विक डिस्पोजल के लिए और जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट की असिस्टेंस रिक्वायर्ड थी। जो चीज़ में इम्प्रेस हुआ उन्होंने बताया कि उनके नॉलेज में लाया गया कि भाई आर्बिट्रेशन जो है उसको आगे लाया जाए और कोर्टों में चूँकि मुकदमात बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो बजाय इसके कि कोर्टों में डिसाइड किया जाए उनको शॉर्टकट से कोर्टों के ज़रिए आर्बिट्रेशन करके हल किया जाए। उन्होंने कहा जब उनके इल्म में ये बात लाई गई तो उन्होंने आज से 2 साल पहले CPC के सेक्शन 89A ऐड करके और फौरी तौर पे उसको पार्लियामेंट से जो सूबाई काबीना थी पास भी करवा लिया। लेकिन उनका कहना ये था कि 2 साल में एक भी केस आर्बिट्रेशन में रेफर नहीं हुआ। मुझे याद है मैं उस ज़माने में गया था जस्टिस सब्यूद्दीन अहमद जो एडवोकेट जनरल था साहब ने भी इस पर काफ़ी पेशरफ की थी सब्यूद्दीन साहब ने और उस ज़माने में बल्कि वो नवीन मर्चेंट हमारी एक लॉयर होती थी उन्होंने भी इसका कोई इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन थी उसको ज्वाइन किया था और उन दिनों कुछ जजेस ने आर्बिट्रेशन में मैटर रेफर किए। लेकिन मसला फिर उसमें क्या था कि वो जो सिस्टम जो मुझे लगा उसमें कहते थे कि 15,000 रुपये जाके फीस लें आर्बिट्रेशन के लिए और कुछ इस तरह से काफ़ी अखराजात थे। अब एक आदमी ऑलरेडी जो लॉयर्स भी एंगेज कर चुका है, कोर्ट फीस भी लगा चुका है, सारा काम कर गया है, अब उसको मिडल ऑफ द
पेंडेंसी ऑफ द केस, जब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जी अब मैं जीतूंगा या हारूंगा, फिर उसको दोबारा कहा जाता था कि आप 15,000 20,000 रुपये कॉस्ट करो, तो नतीजा ये होता था कि लोग इनकार कर देते थे और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो सिस्टम फ्लॉप हो गया। और उसके बाद वो दोबारा, ये मैंने आज फिर इनकी ज़ुबानी सुना, मुर्तज़ा वहाब साहब के उसमें CPC में जो अमेंडमेंट हुई है उसके बावजूद 2 साल से कोई भी उसमें पेशरफ्त नहीं हुई। मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, हमारे अवाम लिटिगेशन की मेरा ज़ाती तजर्बा है, 45 साल से मुझे वकालत करते हो गए हैं, जज भी की है, एडवोकेट जनरल भी रहा हूँ। लोग लिटिगेशन से इस कदर बेजार हैं। मैं खुद जब हाई कोर्ट का जज था, जो लोग उस ज़माने में मेरा कोर्ट अटेंड करते थे उनको याद होगा, 90% केसेस मैं आर्बिट्रेशन करके देन एंड देयर डिस्पोज कर देता था और लोग मिनटों में अपना क्लेम मेरे कहने से आधा कर देते थे, आधा क्लेम माफ कर देते थे ताकि केस का आज ही फैसला हो जाए। और मैं उनको एमिकेबली डिसाइड करके 864 केसेस हैं जजमेंट्स जो हाई कोर्ट की वेबसाइट पे उस जमाने में हमारे स्टेनोस ने डाल दिए थे, टोटल थे 1400 से ऊपर, लेकिन वो उनको चूंकि डालना नहीं आता था, नया सिस्टम था, तो दे वर वेरी स्लो। इतने में हमारा टेन्योर खत्म हो गया, तो फिर हमारे जाने के बाद पता नहीं किसी ने डाले या नहीं डाले। तो ये तो खैर जो मैंने वहाँ किया, मैंने 2001 या 3 में एक टीवी चैनल पे ख्वाजा कबीर की अदालत के नाम से एक मॉक ट्रायल्स का आर्बिट्रेशन का प्रोग्राम शुरू किया था, जहां मैं पार्टियों को सामने आमने बिठाता था और फिर देन एंड देयर फैसला करता था, जिसको लाखों की तादाद में लोग देखते थे। आप यकीन करें कि वो इतना पॉपुलर हुआ प्रोग्राम कि सुबह के टाइम पे लोग हाई कोर्ट में अपनी दरखास्तें लेकर आए होते थे कि हमने ख्वाजा नबी की अदालत में केस दाखिल करना है। उनको बताया जाता था कि वो अदालत यहाँ नहीं है, वो टीवी पे प्रोग्राम है, वो शो है, वो अदालत नहीं है। तो नतीजा ये कि बताना का मकसद था कि लोग इतने तरसे हुए थे आर्बिट्रेशन के लिए। अब भी अगर सिंसियरली हमारे सिविल जजेस, सीनियर सिविल जजेस आर्बिट्रेशन में जिस तरह मुर्तज़ा वहाब बता के गए हैं कि अमेंडमेंट हुई है, तो वो उस अमेंडमेंट को इस्तेमाल करके अपने डीजे से इंस्ट्रक्शंस देके अगर वो केसेस को धड़ाधड़ रेफर करें, हाँ ये 15,000 और वो फीस वाला जो उस जमाने में चक्कर था वो ख़त्म कर दें, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जहाँ पैसा खर्चने का नाम होता है ना, वो फौरन साइड से पतली गली पकड़ लेते हैं। तो बगैर पैसों के काम होने दें, आर्बिट्रेशन में लोग एग्री हो जाएंगे, जजों पर भी बर्डन कम हो जाएगा और डिस्पोजल भी ज़्यादा हो जाएगा और इस तरह से लोगों की आपस में लिटिगेशन भी ख़त्म हो जाएगी। बस आज के लिए यही पैगाम था, बाकी और बहुत मौजूद लोग। व्यूवर्स, आई होप कि आपने आज की जो कॉन्फ्रेंस थी एंजॉय की होगी, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हमने आज कराची से मैरियट होटल से 5th नेशनल जुडिशरी कॉन्फ्रेंस की लाइव कवरेज की। हमने इसमें से आज बहुत सारी चीज़ें देखी और उसमें मुर्तज़ा वहाब साहब ने हमें ये बताया कि 18 लाख से पेंडिंग केसेस है जो 3 साल के अंदर थे और उनको सॉल्व करने की यकीन दहानी दिलाई गई है। और हमने इस पे मुख्तलिफ वकला से भी बात की और उन्होंने भी ये कहा कि अगर जजेस की और वकला की तादाद और कोर्ट्स की तादाद बढ़ाई जाए तो ये मसला सॉल्व हो सकता है। फिर हमने माइनॉरिटीज़ के बारे में भी बात करने, हमने सुना कि माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के ऊपर भी बात की जाएगी और करिकुलम पर भी बात की जाएगी कि जिस तरह से अखलाकियात के मज़मून को भी 9th में लाजिम करार दिया जाए। इसके अलावा हमने ख़वातीन और बच्चों के बारे में भी कॉन्फ्रेंस में देखा कि उनके हकूक़ पर भी बात की गई। आई होप कि ये हमारी ये दुआ है कि जो कुछ वादे आज मुर्तज़ा वहाब साहब ने सिंध हुकूमत के बिहाफ पर, गवर्नमेंट के बिहाफ पर किए हैं वो पूरे हों और खुदा करे कि हमारी अदलिया आज़ाद हो और अच्छे तरीके से काम कर सके ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। आपका बहुत शुक्रिया, देखते रहिए BTL टेलीविजन। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.